सदावत्सले मातृभूमि। भारत के सामने एक बड़ा धर्म संकट आ गया। आज क्वाड की बैठक थी और क्वाड की बैठक में हम सब जान ही रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। अमेरिका से मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 4 कंट्री क्वाड के हैं और क्वाड को हम बढ़ाना चाहते हैं। क्वाड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिंद महासागर या साउथ चाइना सी के स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंस से चाइना को रोकने के लिए या चाइना को कहीं से बांधने के लिए क्वाड की आवश्यकता है। हालांकि यूएस क्वाड का प्रमुख मेंबर है। हमारी यूएस की सबसे पहले हमने शुरू किया था। ये भी सत्य है कि कांग्रेस के समय पर चाइना के दबाव में हमने क्वाड की बैठकें ख़त्म कर दी थी और क्वाड में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इन्होंने फिर से वो अलायंस बनाया और उस अलायंस के बनाने के बाद अब हम उस पर 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वाड की अपनी स्ट्रैटेजी भारत की है और भारत बिल्कुल एक मुखर तरीके से क्वाड नॉन मिलिट्री अलायंस है। नॉन मिलिट्री अलायंस से मतलब ये होता है कि हमारा अलायंस ऐसा नहीं है जिसमें कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हो। हम केवल अभ्यास तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारा नॉन मिलिट्री अलायंस है, सिविलियन अलायंस उसको कह सकते हैं। हालांकि ये कहने की बात है, हकीकत कहीं और कुछ और है, ये भी हम सब जान ही रहे हैं। उसका कारण ये है, हम कहते इसलिए हैं क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष देशों का एक संगठन बनाया था। भारत उसका नेतृत्व कर रहा था और गुट निरपेक्ष में हमने कहा था उस समय कि रशिया और यूएस दो ग्रुप संसार के हैं जो बैलेंस ऑफ पावर के लिए आवश्यक भी हैं। उन दोनों ही ग्रुपों को हम सपोर्ट नहीं करते, हम दोनों में से किसी ग्रुप के साथ नहीं हैं। हालांकि भारत के ऊपर जब जब संकट आया, चाहे वो 71 के वॉर में आया हो, 65 के वॉर में आया हो, या फिर कारगिल के समय पर आया हो, या उसके बाद आतंकवाद का संकट आया हो, या कोई भी इंटरनेशनल संकट आया है, तो रशिया ने अनकंडीशनल हमारा सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि 1971 के बारे में जब यूएनओ में बात गई तो रशिया ने ही हमारे लिए वीटो का इस्तेमाल भी किया था और अपने कुछ वॉरशिप्स भेजे थे यूएस और चाइना के खिलाफ। गृह युद्ध तो बांग्लादेश में चल रहा था, ईस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान के विरोध में। लेकिन भारत से चूंकि पाकिस्तान ने युद्ध कर लिया था, फुल फ्लैश कश्मीर का बॉर्डर उन्होंने खोल दिया था और उसमें युद्ध शुरू कर दिया था, इसलिए युद्ध में कूदना हमारी मजबूरी थी। अदरवाइज़ हमारा तो सीधा प्रिंसिपल है कि हम नॉन वायलेंस पर विश्वास करने वाले हैं, गांधी जी की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं। अब वो गांधी जी की नीतियाँ नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद इन्होंने एक बात तय की कि हम गांधी जी की नीतियों पर चलने वाले ज़रूर हैं, लेकिन हम शिवाजी महाराज के भी वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के भी वंशज हैं। इसलिए और हम चाणक्य नीति भी जानते हैं। हम तब तक ही चुप हैं जब तक हम सुरक्षित हैं। हमारे ऊपर अगर कोई हमला होता है, हमको कहीं से फंसाया जाता है, तो फिर हम उसमें हम फिर गांधी जी की नीति को नहीं मानते। वही बात है कि एक थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल दे देंगे, दूसरा मारा तो तीसरे गाल के लिए अपने पास गुंजाइश नहीं है। ऐसी कंडीशन में अपने को सुरक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ना ही पड़ता है। ये भारत ने नीति अपनाई। कारगिल का युद्ध हमने देखा होगा, 1971 का युद्ध भी हमने देखा होगा, 65 की लड़ाई भी हमने देखी। 62 की लड़ाई कमजोरी में लड़ी गई थी क्योंकि नेहरू जी जैसा प्रधानमंत्री था और वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे। लेकिन हमने उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद या वाजपेयी जी की सरकार के समय पर भी हमने वो एक्शन लेने शुरू किए थे। यही कारण है कि 7 साल की सरकार बैठने के बाद केंद्र में, बल्कि 8वां साल भी चल रहा है, 8 साल पूरे होने वाले, उसके बावजूद भारत में किसी प्रकार के कोई दंगे नहीं हुए, भारत में बम विस्फोट नहीं हुए। भारत की इंटेलिजेंस बिल्कुल सावधान है और भारत में अगर पुलवामा होगा, पठानकोट होगा, तो भारत भी स्ट्राइक करेगा और घर में घुस कर मारेगा। ये हमारी नीति है। लेकिन जो बाइडेन ने यूक्रेन वॉर पर जिस प्रकार क्वाड की बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार को घसीटा, उससे कांग्रेसी तो हमारे यहाँ निश्चित रूप से खुश हो ही रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आपको बताना पड़ेगा कि आप यूक्रेन के मामले में रशिया को ओपन क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं।
और उनको सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि भारत ने 3 बैठकें बड़ी हो चुकी हैं, तीनों में एब्सटेन रहने का फैसला किया। 2 यूएनएससी की बैठक यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल की 2 बैठकें हुई और तीसरी बैठक यूएनजीए की हुई। चौथी बैठक यूएनएचआरसी की जो हुई उसमें भी, एचआरसी मतलब ह्यूमन राइट कमीशन की जो हुई, उसमें भी भारत ने पार्टिसिपेट करने से अपने आप को खींच लिया। हमने कहा कि हम नहीं करेंगे। यूएनजीए की बैठक में हमारे स्थायी प्रतिनिधि वहाँ गए, उन्होंने कहा कि हम वायलेंस के खिलाफ हैं, भारत का नियम है वायलेंस के खिलाफ, लेकिन हम वोट नहीं डालेंगे, यानी कि वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना ही पक्ष में ना ही विपक्ष में। क्यों? क्योंकि हम तो गुटनिरपेक्ष देश हैं और हम तो खटक बिना ढाल वाले हैं, बिना खटक बिना ढाल वाले हैं। हम तो अपने डिफेंस में फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने देखा भी होगा कि चाइना के डोकलाम के समय पर हमने क्या नीति अपनाई और हमने गलवान के समय पर यूएस दुनिया भर का हमको कहता रहा कि हमने ये फ्लीट लगा दिए हैं, हमने वो वॉरशिप लगा दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सीधा युद्ध करने से बचते रहे और उन्होंने अपने तरीके से ही जितना उधर से आया प्रेशर उतना रजिस्ट किया और उतना ही रिप्लाई दिया। फुल युद्ध करने से हम बचते रहे, जबकि यूएस ये चाहता था कि भारत और चाइना का युद्ध हो जाए। और यूएस की ये पुरानी पॉलिसी है। एक तरफ तो आप अरब सागर में भारत से कुछ ही दूरी पर यूएस और रशिया और कई देश प्रैक्टिस कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं मिले हुए, और दूसरी तरफ ये मैंने जी न्यूज़ पर देखा था, उनका एक क्लिप 1-1.5 मिनट 2 मिनट का था, कितनी सत्यता है मुझे पता नहीं, लेकिन एक तरफ तो आप वहाँ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और एक तरफ आप रशिया के खिलाफ दुनिया भर का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यूक्रेन को आपने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूक्रेन को इतना भड़काया कि जो ज़ेलेंस्की है, यानी कि वो जो वहाँ का राष्ट्रपति है, वो नया व्यक्ति है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, सत्ता पा गए, सत्ता में बैठ गए, इसलिए उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान ना होने के कारण वो भी फंस गए और अब तो फंसे हैं, अब जाएं कहाँ, ऊपर जाएं नीचे जाएं। लेकिन जो बाइडेन ने जो कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा, ये कोई वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप किधर हैं। भारत ने फिर भी उस बैठक में भी साफ तौर पर कहा कि देखिए भाई साहब, हम सीधी सी बात है, न हम गुटनिरपेक्ष हैं, हम वायलेंस के खिलाफ हैं, हम सॉवरेंटी के पक्ष में हैं, लेकिन हम चूंकि गुटनिरपेक्ष देश हैं इसलिए हम साफ नहीं कर सकते। जो बाइडेन धरे के धरे रह गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है और अब स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। जिस प्रकार यूक्रेन वॉर चल रहा है, आधे से ज़्यादा यूक्रेन पर जिस प्रकार रशिया ने कब्जा कर लिया है, और उधर से नाटो देश जो लगातार यूक्रेन को भड़का ही रहे थे, और नेटो का नेतृत्व करने वाला यूएस, ये सिर्फ रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं बैठे। ये रेजोल्यूशन यूएनएचआरसी का नहीं, यूएनजीए का रेजोल्यूशन प्रतिबंध लगाएंगे, ये करें। अरे भाई, आपको इतनी ही चिंता है तो फिर आप सीधा युद्ध क्यों नहीं कर लेते? आप जाइए और रशिया के साथ युद्ध करिए। अब जो नेटो इतना भाषण दे रहे हैं कि भारत को बोलना चाहिए, आप सीधा युद्ध कर लिए। भारत के बोलने से क्या होगा? भारत के बोलने से क्या युद्ध रुक जाएगा? लेकिन मैं बताता हूं इनकी मंशा क्या रही होगी। इनकी मंशा यह है कि यूएनजीए में, यानी कि जनरल असेंबली में, जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन जो इन्होंने पास किया, उस रेजोल्यूशन में भारत अगर शामिल होता तो फिर उसमें पीस कीपिंग फोर्सेस बनानी होंगी। पीस कीपिंग फोर्सेस में ये अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, ये पीस कीपिंग फोर्सेस में भारत से कहेंगे, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी सेना है चाइना के बाद, इसलिए, और पीस कीपिंग फोर्सेस में भी सबसे ज़्यादा हमारे सैनिक होते हैं। फिर ये निर्णय लेंगे कि भाई पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ यूक्रेन में घुसेंगी, पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पीस तो कम और युद्ध ज़्यादा लड़ेंगे, और उसमें भी भारत रशिया के खिलाफ युद्ध करे। ये इनकी मंशा रही होगी, इसलिए भारत ने उसमें एब्स्टेन रहना ही एक उपाय सोचा। दूसरा, रशिया हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर है, 1971 में खुला हमारे साथ खड़ा था। उसने कश्मीर के मामले में बहुत बार हमारा साथ दिया और खुला साथ दिया। दूसरा, हमारा जो डिफेंस का सिस्टम है उसमें 70% हम रशिया के साथ हैं। ब्रह्मोस जैसी बड़ी मिसाइलें हम बना रहे हैं, हम सैटेलाइट सिस्टम में उनके सहयोग से काम कर रहे हैं, हम मिसाइल सिस्टम में उनके सहयोग से काम कर रहे हैं, हम उनसे जो इक्विपमेंट लेते हैं वो इक्विपमेंट के साथ टेक्नोलॉजी भी लेते हैं, वो हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ भी लगा रहे हैं, वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और खुले रूप में वो हमारे साथ खड़े दिखाई देते हैं। जब ऐसी परिस्थिति खुली दिखाई दे रही हो रशिया की, तो आप मुझे बता दीजिए कि हम
किस मुंह से यूएस का साथ दें या यूएस के साथ खुलकर कैसे खड़े हों और हम कैसे उनके खिलाफ युद्ध कर लें। क्या यूएस ने आज तक हमको जो भी इक्विपमेंट दिए उसकी टेक्नोलॉजी दी? नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले यूएस ने कभी भी हमको कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी। यूएस से जो भी हमने इक्विपमेंट खरीदे, जो भी हमने चीज़ें खरीदी, उसमें उसने सिर्फ हमको सामान दिया और सामान की टेक्नोलॉजी अपने पास रखी। जबकि रशिया हमको कोई सामान देता है, एक तो उनसे आधे दामों पर देता है, दूसरा वो हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करता है, तीसरा वो स्ट्रेटेजिकल पार्टनर की तरह हमारे साथ खड़ा होता है, और चौथी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे सबसे नज़दीक है। सीपीईसी जो चीन ने बनाई है उसके विरुद्ध अगर दूसरी लाइन किसी ने बनाई सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, तो वो रशिया ने भारत के साथ ईरान को मिलाकर, ईरान से होते हुए भारत के हिंद महासागर से हम घुसेंगे, हिंद महासागर के अरब सागर से होते हुए हम वहाँ ईरान में जाएंगे, ईरान से हम रशियन फेडरेशन के पार्टों के माध्यम से रशिया होते हुए यूरोप घुस रहे हैं। उतनी ही इंपॉर्टेंट वो रोडें हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट वो लाइन है, कॉरिडोर है, जितना सीपीईसी है, वो भी रशिया ने हमको दिया। तो फिर आप मुझे बताइए कि किस तरीके से या क्यों हम सीधा सीधा रशिया का विरोध करें। इसलिए भारत ने अपनी स्थिति क्लियर की। दूसरा, एक नई परिस्थिति क्रिएट हो रही जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया। ट्रंप, हम सब जानते हैं कि ट्रंप स्ट्रेटेजिकली बड़े स्ट्रांग व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अब चाइना हमला करेगा ताइवान के ऊपर, क्योंकि जो ताइवान के साथ खड़े हैं, अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा था, नेटो बात कर रहा था, वो सब यूक्रेन मामले में फिलॉसफी करते दिखाई पड़े, भाषण देते दिखाई पड़े। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, जो इक्विपमेंट या हथियारों की बात कर रहे हैं, हथियारों का तो भाई यूक्रेन से आप पेमेंट लोगे, यूक्रेन को आप देंगे कि भाई आप डिफेंस में जाएं, और डिफेंस में वो सामान देंगे और उसका पेमेंट लेंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का तो पुराना धंधा है कि वो अपने हथियारों को बेचे, हथियारों को बेच कर ले। दूसरी एक बहुत बड़ी चर्चा भारत में सारे न्यूज़ चैनल चलाते हैं, जो सत्यता मुझे लगता है थोड़ा दूर है, वो ये है कि बेचारा यूक्रेन है। आप मुझे बता दीजिए, एक सिंपल सी बात है कि अगर चाइना अपने फुल बेस नेपाल में बनाए और फुल्ली हमको चारों ओर से घेरे, नेपाल से घेरे, वो श्रीलंका से घेरे, वो मालदीव से घेरे, वो मॉरिशस से घेरे, या वो बांग्लादेश से घेरे, या इधर पाकिस्तान से घेरी रहा, ये चारों ओर से 2014 से पहले उसने ये विसातें बिछा कर रखी थी और भारत सरकार मूक दर्शक बनी देख रही थी, भैया हमें विरोध नहीं करना। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद हमने वो सब तिलिस्म तोड़ने शुरू किए, लंका से भी उनका प्रभाव खत्म किया, मालदीव खुलकर हमारे साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान तो उनके साथ खड़ा हुआ ही है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ गए, वो तो पहले से एक साथ थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। पहले से एक साथ तुम्हारे दादी के पिताजी, यानी कि तुम्हारे पापा के नाना, उनके समय से ही ये जो सक्शगाम वैली दान में दी थी पाकिस्तान ने, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय पे तो नहीं दी गई थी। तो उनके संबंध तो शुरू से वो दान पुण्य चल रहा है। भारत की ज़मीन को दान करते हैं और आप तो मना भी नहीं कर पाए। इसलिए इन परिस्थितियों में, इन सारी परिस्थितियों में जब वो कहते हैं कि चीन और वो साथ साथ आ गए, तो फिर उनको याद रखना चाहिए कि उनकी दादी और दादी के पिताजी, यानी कि उनके बाप के नाना, उनके सबके समय पर ये परिस्थितियां चल रही थी और वो एक दूसरे के साथ थे। मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को हल्का किया, संसार में वो अब इस समय भीखे मांग रहा है, और चाइना की पॉलिटिक्स को वर्ल्ड वाइड उजागर किया। और चाइना की उन्होंने जो हमला किया नरेंद्र मोदी सरकार ने, वो उनकी इकोनॉमी थी, चाहे वो गलवान के नाम से उनके ऐप बंद किए हों, उनसे ट्रेड बंद किया हो और संसार भर में एक्सपोज किया हो, और पूरे वर्ल्ड ने उनके साथ ट्रेड हल्का किया हो, ये सब कुछ भारत ने किया। और उनके ऑप्शन, जो चीन था, चीन के साथ सब कुछ व्यापार, कोई भी व्यापार करना नहीं चाहता था, फिर भी उनका ऑप्शन नहीं था, तो मोदी जी ने वो ऑप्शन भारत में सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट करवाए, और ये 150 से ऊपर मोबाइल कंपनियां भारत में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने की कंपनियां, अभी तो कैपेसिटर बनाने की कंपनी, ये सब भारत में इन्वेस्टमेंट करवा दिया। और वो इन्वेस्टमेंट अब मुझे लगता है कि कुछ समय में प्रोडक्शन उसका चालू हो गया है, सैमसंग का तो प्रोडक्शन चालू हो गया है, और एक बड़ी स्थिति सामने सारे भारत में चल ही रहे हैं। और हम विश्व को ऑप्शन दे रहे हैं, विश्व की कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार हैं, विश्व वर्ल्ड वाइड हमने अपनी स्थिति भी क्लियर कर दी है, और विश्व के साथ हम चलने को भी तैयार हैं। इसलिए चाइना की इकोनॉमी गिरी है, और चाइना की इकोनॉमी गिराए बगैर चाइना को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, एक बात बिल्कुल क्लियर है। अब जो मैं कह रहा था कि
अगर इन पर बेस फुल फ्लैश बनाता तो भारत की सरकार ने जो किया वो सराहनीय है। आज की सरकार ने धीरे धीरे उनका तिलिस्म वहां से तोड़ना शुरू किया, फिर भी हम प्रभाव से खत्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वो फिर भी नेपाल ना माने और ये कहे कि नहीं साहब हम तो भारत के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे और चीन की मदद से हम आपको ही हराएंगे, तो फिर भारत का क्या काम है? चीन के वहां स्थापित होने से पहले क्या भारत की जिम्मेवारी नहीं है कि नेपाल को नस्तेनाबूद कर दे या नेपाल की ऐसी स्थिति बना दे कि नेपाल कम से कम चीन के फेवर में न जाए और चीन से दूरियां बनाए रखे, भले डर के बनाए रखे या हमारे साथ मिलकर बनाए रखे। भारत एटलीस्ट इतना जरूर कहेगा आप हमारे साथ मत आइए, लेकिन आप चीन के साथ भी मत जाइए, आप बफर स्टेट बन जाइए। पुतिन की सरकार ने अगर यूक्रेन से यह कहा कि आप नेटो में मत जाइए, मेरे साथ भी मत आइए, आप बफर स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट चलाइए, तो पुतिन ने अपने भविष्य, रशिया के भविष्य के विषय में सोचा। और कौन सा कंट्री ऐसा होगा जो नहीं सोचेगा? भारत चूंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर विश्वास करता है इसलिए हम हमला नहीं करते, लेकिन पुतिन तो वैसे नहीं है। उन्होंने नेटो के फुल कब्जे में यूक्रेन जाए उससे पहले ये बात तय कर ली, नेटो के कब्जे में जाए उससे पहले ये बात क्लियर कर दी कि भैया यूक्रेन को हम नेटो के पास जाने नहीं देंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो यूक्रेन के अंदर परिस्थितियां तो बनाई जाती हैं, वो चाहे यूक्रेन के अंदर किसी भी क्रीमिया के मामले से बनाई जा रही हो, डनेक के मामले से बनाई जा रही हो, या वो कोई और जो उन्होंने 3 स्टेटों की बात कही है उन 3 स्टेटों से 2 स्टेटों की बात बताई जा रही हो, लेकिन कोई ना कोई बहाना तो उनको ढूंढना ही था और उन्होंने ढूंढ भी लिया। इसलिए हम जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, लेकिन हम यूक्रेन को विक्टिम भी नहीं कर सकते। हाँ, लोगों की बात जहां तक आती है तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे हमारे परेशान है। अरे भाई, भारत सरकार ने 6 के लगभग एडवाइजरी जारी की थी। हर बार ये कहा था कि यूक्रेन देखिए सुरक्षित नहीं है, यूक्रेन से लोगों को आ जाना चाहिए। संसार भर जैसे ही एडवाइजरी जारी कर रहा था, भारत सरकार भी कर रही थी। अब अचानक युद्ध छिड़ गया। ऐसी परिस्थिति में भी भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो अपने लोगों को वहां से निकाल पा रहा है, चाहे वो यूक्रेन के सहयोग से निकाल लो और रशिया के सहयोग से निकाल लो, लेकिन निकाल रहा है। रशिया ने भी आश्वासन दिया है कि हम बसें लगाएंगे खार्किव से, तो वहां से लाकर हम रशिया के अंदर से मॉस्को से उड़ाकर आपको दे देंगे, लेकिन हम आपको बचाकर देंगे। ये क्या कम बड़ी बात है? दूसरी बात ये भी है कि जो ट्रेन में दिखाया जा रहा है कि यूक्रेन के लोग भारतीय लोगों को उतार रहे हैं। अरे भाई, एक सीधी सिंपल सी फिलॉसफी है, जो यूक्रेन की ट्रेनों पर जितनी भीड़ दिख रही उससे ज़्यादा अभी हमारे यहाँ होली पर भीड़ होगी। अभी होली पर जब लोग जाना शुरू करें, जबकि कोविड का समय है, होली पे जाना शुरू करें तो आपको ट्रेन नहीं मिल सकती, आप घुस नहीं सकते। और एक व्यक्ति अगर ट्रेन पर अगर चढ़ गया तो फिर वो अपने लोगों को घसीटता है, दूसरे लोग अगर चढ़ रहे हैं तो उनको धक्का देगा और अपने को घसीटेगा। ये एक सिंपल नेचुरल प्रभाव है। एक अनार 100 बीमार हो तो ये सिंपल सा प्रभाव होता है। तो जो वो दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति ऊपर चढ़ गया है और दूसरा इंडियन व्यक्ति चढ़ना चाहता है, उसको धक्का दिया, उसने दूसरे को खींचना शुरू किया, ये सिंपल सी बात है कि अपनों को लोग घसीटेंगे। ये भारतीय चढ़ जाता और कोई दूसरा भारतीय चढ़ रहा होता तो वो उसको भी घसीटता। और अगर कोई थर्ड पर्सन, चाहे वो यूक्रेन का ही क्यों ना होता, यूक्रेन वाला चढ़ रहा होता तो यूक्रेन वाले को वो धक्का देता और अपने वाले को घसीटता कि भाई ये चढ़ रहे हैं, इनको चढ़ाने दो। इसको विक्टिम कार्ड मत बनाइए। मुझे लगता है कि मैं फिर से कहता हूं, युद्ध को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध की जो भयावहता है वो सभी को आती है। खास तौर से जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे जाते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों को विक्टिमाइज करके मत देखिए। रशिया कर रहा है, वो अपनी डिफेंस में कर रहा है और उसको अधिकार है, सभी को अपनी डिफेंस करने का अधिकार है। क्यों नहीं जेलेंस्की ये घोषणा कर देते हैं कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम नेटो के साथ नहीं जाएंगे। नेटो के साथ जाने का मतलब है नेटो का सबसे बड़ा अलायंस बनेगा, क्योंकि यूक्रेन नेटो के जितने देश हैं वो कोई 2 लाख किलोमीटर का, कोई 2.5 लाख किलोमीटर का, कोई 80,000 किलोमीटर का, ये 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश है, सबसे बड़ा देश बनेगा। और अगर ये प्रभाव दिखाएगा तो फिर निश्चित रूप से रशिया को कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी होंगी। इसलिए रशिया अपने प्रोटेक्शन में पहले से आगे बढ़ गया है और मुझे लगता है कि रशिया के अंदर भी लोग जस्टिफाई कर रहे होंगे। हाँ, थोड़े बहुत तो जो विरोधी पार्टी के होते हैं वो तो हंगामा करते ही हैं, और वो रशिया में भी चल रहा होगा। हमारे यहाँ जब युद्ध वहां चल रहा है और लोग हमारे प्रधानमंत्री को कह रहे हैं तुम क्यों नहीं ऐसा कहते। अरे भाई, हम क्यों कहें? हम क्यों उनके पछड़े में पड़ेंगे? वो अपना लड़ रहे हैं तो वो अपने लड़ते रहेंगे, मेरे से क्या मतलब है। लेकिन भाई, हमारे यहाँ तो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं प्रधानमंत्री को ऐसा कहना चाहिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री के कहने के अलावा आप ही कह दो, पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं हम यूक्रेन के साथ हैं, पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं हम यूएस के साथ हैं। प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं? प्रधानमंत्री तो देश का नेतृत्व कर रहा है। देश की सिंपल फिलॉसफी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की है, हम उसमें पार्ट नहीं दे, हम गुटनिरपेक्ष हैं। अब जो नई परिस्थिति बन सकती है, जो ट्रंप ने ये कहा कि
चाइना उस पर हमला करेगा। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा खराब कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन पहले नहीं देखा गया यूएस का, जो बाइडेन के समय पर है। इसलिए, और ये तो दिख रहा है जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम कर रहा है। युद्ध करते तो आप कर देते जाके रशिया से युद्ध, आप दूर से भाषण दे रहे हो, भारत से कह रहे हैं आप पार्टिसिपेट करो। भाई भारत क्यों पार्टिसिपेट करेगा? इसलिए अब जो परिस्थिति बन रही है वो बिल्कुल ठीक है। अगर यूक्रेन पर कब्जा हो जाता है रशिया का, आधे यूक्रेन पर हो ही गया है, तो फिर ये संभव है कि वो उधर हमला कर दे और कब्जा कर ले, ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करे। हालांकि हम उसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन वर्ल्ड परिस्थिति, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। अब जापान ने जिस प्रकार इक्विपमेंट भेजे हैं यूक्रेन में, या जो और दूसरे देश भेज रहे हैं, ये सीधा युद्ध नहीं कर रहे हैं। जिस दिन सीधा युद्ध हो गया, यही युद्ध जो चल रहा है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में माना जाएगा। मैंने आपको याद है कि 24 दिसंबर 25 दिसंबर के लगभग या जनवरी में मैंने स्टेटमेंट दिया तो लोगों ने कहा दुबे जी आप बात कर रहे हो, ये तो क्या खेल है क्या, वर्ल्ड वार हो जाएगा। भैया वर्ल्ड वार ऐसे शुरू होता है, छोटे युद्ध से बड़ा युद्ध होता है। पहले एक कंट्री के साथ होता है, फिर दूसरे कंट्रियों को समस्या होती है, दूसरे कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फिर वॉर बढ़ता चला जाता है। फिर वॉर का तो एक नियम है, वॉर में कोई भी कंट्री पीछे नहीं हटेगा, मरेगा तो बर्बाद हो जाएगा, ये वॉर का नियम है। अब उसमें भारत मध्यस्थता करके कुछ सोल्यूशन निकलवा दे वो बात अलग है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो आप ये मान के चलें कि भारत न्यूट्रल कंट्री की तरह अगर बैठा रहेगा, क्योंकि चाइना अगर ताइवान पर हमला करेगा तो चाइना भी, रूस चाइना का कॉम्बिनेशन माना जाएगा, नॉर्थ कोरिया साथ में माना जाएगा और दूसरे कंट्री उधर रहेंगे और हम तटस्थ रहेंगे। सीधी सी बात है, हम पर अगर चीन हमला करेगा तो हम चीन से लड़ेंगे, हम पर पाकिस्तान हमला करेगा तो पाकिस्तान से लड़ेंगे। हालांकि मेरा मानना यह है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर को भी भारत को वापस ले लेना चाहिए इसी युद्ध में। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि भारत के ऊपर भी संकट है, तो भारत भी इस युद्ध में पाक ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर, जो कि मेरा अपना हिस्सा है, जिसको संसद ने 22 फरवरी को संकल्प दिवस के रूप में मनाया था। अभी 22 फरवरी के दिन संकल्प दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान ने मनाया। वो हमने संकल्प ले रखा है कि वो हमारा हिस्सा है, वो हम वापस लेकर रहेंगे, वो हमको ले लेना चाहिए अगर कोई युद्ध की परिस्थिति बनती है तो। नहीं बनती है तो यूएनओ निश्चित रूप से टूटेगा, यूएनओ में समस्याएं खड़ी होंगी, वर्ल्ड वार होगा तो यूएनओ एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था और वो फेल हो गया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ बना, यूएनओ बनने के बाद 70 वर्ष लगभग चलता रहा और अब यूएनओ भी फेल होता दिखाई दे रहा है, वो वर्ल्ड वार को रोक नहीं पा रहा है और ये परिस्थिति लाइकली टू बी वर्ल्ड वार ही चल रही है, क्योंकि इसके परिणाम आने के बाद ये घोषित किया जाएगा कि ये वर्ल्ड वार था या नहीं था, ये वर्ल्ड वार है या नहीं है, कौन जीता कौन नहीं जीता, समझौता क्या हुआ और नई परिस्थितियों में क्या आया जिस समय ये युद्ध खत्म होगा। क्योंकि वर्ल्ड वार केवल सीधा युद्ध दूसरे कंट्री लड़ें यही नहीं, दूसरे कंट्री अगर हथियार सप्लाई कर रहे हैं और चारों ओर से मिसाइलें लगा रखी हैं तो ये भी वर्ल्ड वार की ही सिचुएशन बनती है और लगभग बनती दिखाई दे रही है। इसलिए इन सभी परिस्थितियों में, चाहे जो परिस्थिति हो, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई होगा तो वो सिर्फ भारत होगा। और अब यूएनओ के बाद कोई नया एनओ बनेगा तो फिर भारत उसमें परमानेंट मेंबर होगा। एक बात और है कि फ्रांस ने घोषणा की कि भी भारत को यूएनएससी को बढ़ाइए, एक्सपेंड करिए और भारत को परमानेंट मेंबर बनाइए। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार भारत इस समय सबके लिए इंपॉर्टेंट विषय बना हुआ है। कभी भारत को कोई पूछता नहीं था। आज जो बाइडेन की मजबूरी है कि वो भारत से कह रहे हैं कि आप स्थिति खोलिए और संसार भर भारत की तरफ देख रहा है। ये भारत के लिए एक उपलब्धि ही है। भारत आज शक्तिशाली दिखाई दे रहा है, विश्व को भारत की शक्ति समझ में आ रही है और विश्व को ये समझ में आ रहा है कि भारत अगर खुलकर जिसके साथ भी चला जाए, यूएस के साथ चला जाए या फिर रशिया के साथ चला जाए, उसका पलड़ा भारी नहीं बहुत भारी हो जाएगा। लेकिन भारत अपनी नीतियों से बंधा हुआ है, हम उन नीतियों के तहत कोई निर्णय नहीं ले सकते, ये हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए मुझे लगता है इन परिस्थितियों में भारत विन विन सिचुएशन में है और भारत का ये निर्णय कि ना हम ह्यूमन राइट कमीशन में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में पार्टिसिपेट करेंगे उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, ना ही हम यूएनजीए में भाग लेंगे, ना ही यूएनएससी में भाग लेंगे। हम गुटनिरपेक्ष हैं, हम यूएनओ के पार्ट इसके लिए नहीं कि हम संसार में लड़ते घूमें, हम यूएनओ के पार्ट इसलिए हैं कि संसार व्यवस्थित चले और व्यवस्थित करने का ठेका हमने नहीं ले रखा, फिर व्यवस्थित करने का ठेका यूएस ने ले रखा है, वो लड़े जाके।
आज क्वाड की बैठक के बाद भारत ने जो निर्णय लिया वो मुझे लगता है काबिल तारीफ है, और किसी बाइडेन से हम डरने वाले नहीं हैं और किसी के कहने के आधार पर हम विश्व युद्ध में, इस युद्ध में भाग लेने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।